दोस्तों अभी अभी जो है एक खबर निकल कर के आई है जिसमें हमारे देश के जो होम मिनिस्टर अमित शाह जी द्वारा जो बात कही गई है, जिसमें लद्दाख जो यूनियन टेरिटरी है उसमें जो है 371 आर्टिकल लागू करने की बात कही गई। आखिर 371 होता क्या है और यह किस प्रकार से जो है, इसके पहले जो 370 जो लगा था आर्टिकल हमारे जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख एरिया में जो था उससे क्या अलग है, तो इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और देखेंगे कि 371 आर्टिकल के तहत कौन कौन सी महत्वपूर्ण चीज़ें होती हैं और इससे क्या विशेष स्टेट या यूटी टेरिटरी को क्या विशेष प्रावधान दिए जाते हैं, तो इन्हीं के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखते हैं आगे। तो हम बात करें जबकि अनुच्छेद 371 सरल भाषा में समझें तो अगर इसका मतलब ये होता है कि अनुच्छेद 371 के तहत आप किसी भी स्टेट या यूनियन टेरिटरी में उसको कुछ ऐसे विशेष काम करने की अनुमति या इजाज़त देती हैं जिसमें किसी भी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। वो अपने आप से खुद डिसीजन ले सकते हैं, उन्हें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं हो सकती। जैसे वो अपनी तकनीकी शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं, व्यावसायिक प्रशिक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं, रोजगार के विशेष व्यवस्थाएं ला सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में बात करता है। तो इस अनुच्छेद के तहत हिमाचल प्रदेश के बाहर का नागरिक वहाँ कृषि की भूमि नहीं खरीद सकता। यानी इन स्टेटों में, यानी महाराष्ट्र, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, यानी हिमाचल प्रदेश में जो 371 लागू किया गया है उसके तहत हिमाचल प्रदेश के बाहर का व्यक्ति जो है वहाँ पे क्या नहीं कर सकता, ज़मीन जो है वहाँ की कृषि जो है उसको खरीद नहीं सकता, है ना। कृषि भूमि जो है वो खरीद नहीं सकता। तो अगर हम बात करें 371 और 370 के बारे में, तो 370 में भी यही जो जम्मू कश्मीर में लागू किया गया था 371, उसके तहत क्या होता था कि जो है उस स्टेट का अलग एक झंडा हुआ करता था और वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन जो होता था वो अलग होता था, यानी वहाँ का संविधान, वहाँ के जो रूल होते थे वो अलग होते थे। तो उसी की तरह लगभग यहाँ पे देखने को अगर देखा जाए तो यहाँ पे 371 में भी लगभग सारी चीज़ें वही सामने निकल कर आती हैं। बस यहाँ पर सिर्फ एक चीज़ नहीं आती कि यहाँ का कोई विशेष झंडा नहीं होता। तो बाकी अगर देखा जाए तो 371 और 370 में कोई विशेष अंतर सामने नज़र नहीं आता। उसे भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जाता था और यहाँ भी विशेष राज्य का दर्जा दिया जा रहा है, यानी या फिर किसी विशेष यूनियन टेरिटरी या फिर विशेष यूटी स्टेट को, तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें आती हैं। तो उन्हीं के बारे में आगे हम देख लेते हैं कौन कौन से राज्य में किस प्रकार से। तो इसको जो है अनुच्छेद जो है आर्टिकल जो है 371 ए से लेकर के जे तक लागू किया गया है। तो अलग अलग स्टेट में इसकी अलग अलग भूमिकाएं हैं, उन्हीं के बारे में देख लेते हैं। तो अनुच्छेद 371 ए जो है वो नागालैंड में लागू होता है। इसके तहत राज्य के 3 विशेष अधिकार दिए गए हैं। इस राज्य को 3 विशेष अधिकार दिए गए हैं जिसमें भारतीय संसद का कोई भी कानून नागा लोगों के सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों पर लागू नहीं होता है। अगर हम बात करें तो भारतीय संसद का कोई भी कानून जो है नागा जो जनजाति है वहाँ पर उनके सांस्कृतिक और धार्मिक मामलों पर लागू नहीं होगा। वहीं अगर दूसरी बात करें तो राज्य के नागा संप्रदाय के लिए अलग कानून है, यानी वहाँ के राज्य के नागा संप्रदाय के जो लोग हैं उनके लिए अलग कानून है। आपराधिक मामलों में राज्य के कानून के तहत सज़ा मिलती है, यानी आपराधिक अगर मामले वहाँ पर किसी भी प्रकार के होते हैं तो उनको सज़ा राज्य के कानून के आधार पर मिलती है। तो इन पर भारतीय संसद के कानून और सुप्रीम कोर्ट का कोई आदेश लागू नहीं होता है। तो आप देख सकते हैं कि वहाँ पर किसी भी प्रकार की भारतीय संसद व सुप्रीम कोर्ट का कोई भी आदेश लागू नहीं होता। वहाँ की जो राज्य सरकार है या फिर राज्य में जो भी सारी चीज़ें, वहीं उनका जो है आपराधिक मामलों की जांच होती है और वहीं उनका जो है सज़ा मिलती है। वहीं अगर बात करें नागालैंड में दूसरे राज्य का कोई व्यक्ति ज़मीन भी नहीं खरीद सकता। तो ये जो है हिमाचल प्रदेश में भी होता है और इस नागालैंड स्टेट में भी किया गया है। वहीं अगर दूसरा बात करें तो अनुच्छेद 371 बी जो है ये असम राज्य पर लागू होता है। इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाता है कि राज्य की विधानसभा की समितियों को गठन करे और इसमें राज्य के जनजातीय क्षेत्रों को चुने गए सदस्यों को शामिल करे।
तो आप देख सकते हैं कि इसके तहत क्या कहा जाता है कि यहाँ पे असम राज्य में जो है राष्ट्रपति को अधिकार दिया जाता है कि यहाँ पर विधानसभा की समितियों का गठन करे, उसके राज्य के जनजातियों में चुने गए सदस्यों को भी शामिल करे। फिर वहीं अनुच्छेद 300C जो आता है, 371 में C जो आता है, वो मणिपुर में के लिए बनाया गया है, जिसके तहत राष्ट्रपति विधानसभा और पहाड़ी क्षेत्रों में चुने गए सदस्यों की समिति बना सकते हैं और उन्हें काम करने की शक्ति प्रदान कर सकते हैं। इस समिति का काम पहाड़ी क्षेत्रों के लोगों के हित में नीतियाँ बनाना है। वहीं अगर बात करें 371D की, तो 371D में आंध्र प्रदेश और तेलंगाना पर लागू होता है, यानी आंध्र प्रदेश स्टेट और तेलंगाना स्टेट पर लागू होता है। इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया जाता है कि वे राज्य के अलग अलग हिस्सों के लिए पढ़ाई और रोजगार के समान अवसर प्रदान करें। तो राष्ट्रपति नागरिक सेवाओं से जुड़े पदों पर नियुक्ति दें, संबंधित मामलों के लिए हाई कोर्ट से अलग ट्रिब्यूनल बना सकते हैं। इसके बाद अनुच्छेद ई की बात करें तो अनुच्छेद इसके तहत संसद को यह अधिकार दिया जाता है कि आंध्र प्रदेश में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकें, यानी आंध्र प्रदेश में जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना कर सकें। अनुच्छेद 371 के तहत आता है। वहीं अनुच्छेद 371 की बात करें तो इसमें सिक्किम के लिए विशेष प्रावधान है। इसके तहत राज्य की विधानसभाओं में कम से कम 30 सदस्य जो होंगे, कम से कम 30 सदस्य होंगे। इसके अलावा लोकसभा में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व के लिए 1 सीट होगी। इसके तहत सिक्किम के पास पूरे राज्य की ज़मीन का अधिकार है। यहाँ बाहर के लोग जनजातीय इलाकों में ज़मीन नहीं खरीद सकते। साथ ही राज्यपाल के पास में शांति बनाए रखने और उसके उपाय करने का भी अधिकार प्राप्त है। वहीं बात करें 371G की, तो इसमें जो होता है मिजोरम के लिए इस अनुच्छेद को मुताबिक भारत की संसद मिजोरम की विधानसभा की मंजूरी के बिना मिजोरम समुदाय से जुड़े रीति रिवाजों, उनके प्रशासन और न्याय के तरीकों में ज़मीन से जुड़े मामलों और कानून नहीं बना सकती। इसके तहत मिजोरम में ज़मीन का मालिकाना हक सिर्फ वहां के आदिवासियों के ही पास है। वहीं अनुच्छेद 371H की बात करें तो इसमें जो है यह अनुच्छेद अरुणाचल प्रदेश पर लागू होता है। यह राज्य के राज्यपाल को कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए विशेष अधिकार प्रदान करता है। इस संदर्भ में राज्यपाल चाहे तो मुख्यमंत्री के फैसलों को भी रद्द कर सकता है। और यहाँ की विधानसभा में कम से कम 30 सदस्य होने चाहिए। फिर उन्हीं की बात करें तो इसके तहत गोवा में जो है 371I के तहत गोवा में 30 से कम सदस्य नहीं हो सकते। वहीं अनुच्छेद J की बात करें तो यह अनुच्छेद कर्नाटक पर लागू होता है। इसके तहत हैदराबाद कर्नाटक के क्षेत्र में 6 जिलों को विशेष दर्जा प्राप्त दिया गया है। इसके विकास के लिए अलग डेवलपमेंट बोर्ड बनाए जा सकते हैं। स्थानीय लोगों को शिक्षा और नौकरी के आरक्षण दिया जा सकता है। तो ये देख सकते हैं लद्दाख की जो बात की जा रही है उसका मैप यहाँ पे आपको दिखाया गया है। इसके अंतर्गत देख सकते हैं कि ये एक यूनियन टेरिटरी है। और ये देखो अनुच्छेद 370 और 71 के तहत ये जो सारे स्टेट्स हैं वो आते हैं, उनमें कौन से प्रावधान को क्या किया गया है उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, आप देख सकते हैं। फिर वहीं बात करें जो कुछ समय पहले छठी अनुसूची में शामिल करने की जो बात कही जा रही थी कि हमारे जो यूनियन टेरिटरी है इसको स्टेट का दर्जा दिया जाए, यानी लद्दाख को, और उसके बाद इसे छठी अनुसूची में शामिल किया जाए। तो छठी अनुसूची का मतलब होता है कि वहाँ पर जो है केंद्र सरकार जो है अदर राज्यों की अपेक्षा जो है वहाँ पर ज़्यादा फंड प्रोवाइड करे ताकि वहाँ के जो विकास है उसको आगे बढ़ाया जा सके और वहाँ पे नया इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जा सके, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सके। इन्हीं सभी चीज़ों के बारे में। और फिर राज्यपाल की भूमिका क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सीमाओं के अधीन भी होती है इसके अंतर्गत। तो यहाँ पे सिर्फ छठी अनुसूची का मतलब यहाँ पे ये होता है कि वहाँ पे जो सारी चीज़ें होंगी उन शक्तियों को जो है वहाँ पे केंद्र सरकार द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा फंड दिया जाए। इन्हीं सब चीज़ों के बारे में छठी अनुसूची में बात कही गई है। तो जय हिंद, मिलते हैं अगली वीडियो में।